नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में वीसी इलेक्शन अनाउंस हो जाए और वीसी इलेक्शन नेक्स्ट मंथ के एंड में खत्म भी हो जाए। हमारा जो कोर प्रोसेस है, ठीक है, आप देखेंगे हमारा जो कोर प्रोसेस है वो शुरू होता है पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल से, क्योंकि फॉर्म तो हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी वोटर्स हैं सबको फॉर्म जाएगा। वो फॉर्म जब रिपीट आएगा तो हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। वो स्क्रूटनी का प्रोसीजर भी 21/10/2026 से शुरू होगा। मतलब इस बीच में हमारे पास बहुत अच्छा समय है, टाइम पीरियड है, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो मेन हमारा प्रोसेस है वो इलेक्शन खत्म होने के बाद करेंगे। और बाकी आप लोगों की सहायता से हम उम्मीद करते हैं कि इस जो वीसी इलेक्शन में कोई और वीसी इलेक्शन और एसआईआर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लड़का है वो यहाँ का है, लेकिन जो उसका बीवी है वो बांग्लादेश है। उसके जो वो यहाँ पर है, उसका माता पिता सब बांग्लादेश में, जो लड़की को शादी करके यहाँ पर लेके आया वो बांग्लादेश में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? देखिए, ये मैंने बोला ना कि केस टू केस वेरी करता है। प्रिंसिपल रूल ये है कि जो हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ 2004 से पहले उसका नाम होना चाहिए और वो 1987 से पहले बॉर्न होना चाहिए, और जो दूसरा स्पाउस है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो रहेगा। अगर इनमें से दोनों कंडीशन में एक भी डिसअप्रूव होती है या मैच नहीं करती है तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब वो केस टू केस वेरी करता है, इसको किसी भी तरह से जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई स्पेसिफिक केस आता है तो उसके लिए हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो हेल्पलाइन है, हेल्प डेस्क है, हम इतने सारे हमारे एआरओज बीएलओज हैं, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक केस के लिए। पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग हुई है या होने वाला है, और उन लोगों का कोई लिमिटेशन वगैरह? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम लोगों ने लास्ट 2-3 मंथ्स में 2-3 मीटिंग्स की हैं। ये मीटिंग्स स्टेट लेवल पे हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई हैं और सब डिविजनल लेवल पे हुई हैं। उनमें कुछ हद तक कुछ केसेस में एप्रीहेंशंस हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे नॉलेज के माध्यम से और ये जो पूरा जो हमारा जो प्रोसीजर है इसकी ट्रांसपेरेंसी और उनके इन्वॉल्वमेंट से दूर कर रहे हैं। अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कंसर्न दिखाए हैं तो उन कंसर्न्स में खासकर उन एरियाज में, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स हैं उन पे हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और पर्पस हम सभी का यही है कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो इस रोल में जरूर आए, और जो भारत के नागरिक नहीं है और इनएलिजिबल हैं उसको उनमें से डिलीट किया जाए। इस मैटर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मदद से हम एक साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल अचीव कर पाएंगे। तो ऐसा एलिगेशन है खासकर त्रिपुरा की ओर से कि कुछ इन्फिल्ट्रेटर त्रिपुरा में आने के बाद ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा बना लिया जो हम लोग ओरिजिनल जो है वो उसके बाद भी नहीं हो गया है। ये क्या स्क्रूटिनी में आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये प्रोजेनी या लीनियज बेस्ड है, माने कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 2004 से पहले आपका नाम आपके माता पिता का नाम है और उन माता पिता का जो जन्म है 1987 से पहले हुआ है, और उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास लेट अस से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसके बाद बना है तो भी हम तभी उसको कंसीडर करेंगे जब आपका नाम इलेक्टोरल रोल में 2004 से पहले होना चाहिए, आपके माता या पिता का नाम। और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लोकल लेवल इंक्वायरी होगी, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को इस प्रोसीजर से कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो हम उनसे जरूर बात करेंगे। सर, अभी तो दादा उनका चाइल्ड जन्म हुआ 2002 में, वो भी वोट डाला। अभी इसके बारे में उसका कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेरेंट्स का लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है आपका, वो ठीक है, ये कंडीशन ठीक है ना? तो ठीक ही है। 2005 में पेरेंट्स का नाम है और 2002 में बच्चे हुए होंगे तो वो ऑब्वियसली 2020 में उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम डाला होगा, तो वो मैच हो जाएगा। कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू नहीं। It's not a question but more like concern.
This is my concern is that before 2005 का जो आपका शहर का लिस्ट है, in case any in a remote area, especially in isolated places, अगर किसी का नाम शहर में नहीं आता होगा, इलेक्टोरल रोल में नहीं आता होगा, but he was a Indian citizen, but आपको तो पता है सर remoteness हो सकता है, तो उसका क्या होगा? नहीं, उसका देखिए, ये तो हमने एक स्टैंडर्ड आपको टेस्ट बताया है, माने कि जो हम सभी, अगर स्टैंडर्ड टेस्ट से ही रिजल्ट आता तो नहीं था, इसलिए हमने एक हियरिंग का भी प्रोसीजर बनाया है जो क्लास 1 ऑफिसर हियर करेंगे। तो अगर मान लीजिए ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आता, लेटर से आपने जैसे बताया ना, आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आता, देन यू फाइल एन ऑब्जेक्शन। उस ऑब्जेक्शन को ऑन द मेरिट हियर करेंगे ऑफिसर, और अगर जैसे आपका कंसर्न है, अगर वो इसको एस्टैब्लिश कर पाते हैं, जो मुझे उम्मीद है कि कर पाएंगे, खासकर अगर आप हमारे त्रिपुरा के दूर दराज के एरिया जैसे ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं, तो वो 100% प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरी जो नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली फिर हम उनका नाम लोड कर देंगे। मैं वो क्राइटेरिया बनाता हूं जो बीएलओ को प्रोविजनिंग दी गई है, जिसमें उनको क्या बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लोग जो गवर्नमेंट जो इंडियन सिटीजन है, उनका नाम उस रोल में नहीं, गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट है कि वो इसमें मिल जाएगा? तो 2005 का मिलता है गवर्नमेंट का वेबसाइट, बट सेम है 2003 से लेके 5 तक वो सेम है। मतलब हर एक जैसे बोला ना, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पे हुआ है। आप समझे, तो यही बोलो, जो मेरा 2005 का जो था तलाई में, अभी तो हम लोग इधर आ गए, उससे पहले का कोई बीएलओ के साथ कांटेक्ट करना, बाकी ऐसा कोई कागज कैसे मिले? वेबसाइट पे है ना 2005 हाँ 2005 का जो एसएल, जो लास्ट एसएल हुआ था, जो हाँ वो क्या अक्टूबर हो गया? हाँ वही सेम। आप बोला तो 2004 का पहले नहीं, वो क्या हुआ था ना कि 2003, 4, 5 अलग अलग स्टेट में अलग अलग हुआ था, तो हमारे स्टेट में 2005 हुआ था, तो आप 2005 लेके चलिए। हाँ, सर इस बार जो फ्लड हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, कितना हाउस डैमेज हुआ था, और जो फ्लड अफेक्टेड हुआ था उसका कोई हेल्प किया था? जो हेल्प किया था, क्या क्या हेल्प किया था? देखिए, अभी फाइनल असेसमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन हमने देखा है कि लगभग 1200 के आसपास हाउसेस पार्शियली या कुछ 40 से 50 हाउसेस कंप्लीट डैमेजेस हुए थे। कृषि को बहुत नुकसान हुआ है, फिशरीज को बहुत नुकसान हुआ है, उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट हमने किया है, और जहां भी पॉसिबल हो हमने इंटरिम रिलीफ दिया है, कहीं 10,000 कहीं 5,000 इंटरिम रिलीफ दिया है, और जो बाकी का रिलीफ है वो भी हम आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बहुत बड़ा कहीं नुकसान, किसी जान माल का नुकसान इस तरह का नहीं हुआ है, घरों में भी मैसिव डैमेज नहीं हुआ है। जिन घरों में खासकर किचन में पानी घुस गया या बर्तन बह गए, घर के कपड़े बह गए, इस तरह की ज्यादा सुविधा हुई है, और बहुत ज्यादा हाउसेस के वॉल वगैरह डैमेज नहीं हुए हैं। परंतु जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ, 1200 से 1300 के आसपास घर पार्शियली या फुली डैमेज हुए हैं। एग्रीकल्चर और फिशरी में काफी डैमेज हुआ है, पर हेक्टेयर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, परंतु ऑलरेडी मेरी टीम फील्ड पे है, और जो इंटरिम रिलीफ है ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 या 10 दिन में हम सब्सटेंशियल फाइनल रिलीफ भी लोगों को दे देंगे। सर, नेपाल त्रासदी में आपके जुडिशियल का कोई हमने पता करने की कोशिश की, परंतु इस तरह का कोई, हमने हेल्पलाइन भी इशू की है अपने सोशल मीडिया के, लेकिन हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन एज ए डिस्ट्रिक्ट पे नहीं मिली है कि हमारा कोई नागरिक या हमारी कोई व्यवस्था वहां पे कोई फंसे हो, और अगर आपके माध्यम से मिलती है तो हम लोग उसमें जरूर अपना योगदान करेंगे, उनको जो भी असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है प्रशासन की तरफ से की जाएगी। सर, पहले उसका भूटान लिस्ट है 2005 बाढ़ भी होता है, तो इस बार भी बरसात बाढ़ भी हो रहा है, लेकिन देखा गया कि इस बाढ़ में इंडिया जो कि ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, ऐसा मूवमेंट नहीं देखा गया कि सुबह लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर इंडिया नहीं पहुंचा। लोग कॉल कर रहे हैं ऑफिस में कि हमको बचाओ, हम बहुत सारे लोग यहाँ पर
अटके हुए हैं। लेकिन देखा गया ऑफिस से बोल रहे हैं कि मेरे सामने हुआ है, ऑफिस में बोल रहे हैं कि हम लोग खाना पीना खा के 9 बजे के बाद आते हैं, जल्दी नहीं आते। तो ये जो कलेक्शन है उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो गैप है इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान में आया है, बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो इससे किस तरह के आप लोग एक्शन लेंगे उठ के आएंगे? देखा गया कि एक लोग अपनी खुद को माँ को ठेले से लेकर जा रहे हैं, वहां पर एलिमेंट टीम नहीं है, तो बाद में 9 बजे से बाद जाके क्या होगा? सुबह जो अगर जाता था तो एक प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन एक तैयारी क्यों नहीं हो रहा? इसका क्या मतलब है, क्या बोलेंगे? इसमें देखिए, जो इस बार का जो पानी बढ़ा, वो मेन रीजन जो हमने देखा वो था कि ऊपर पानी भरने की वजह से, ऊपर बारिश होने की वजह से कुछ लो लाइंग एरियाज में पानी आया। और जहां तक रिस्पांस की बात है, माने कि एसडीआरएफ की टीम या सिविल वॉलेंटियर्स की टीम की काम की बात है, उन्होंने कुछ स्तर पर अच्छा काम किया है। और कहीं कहीं आपने जैसे बताया कि सुबह के समय, खासकर सुबह जो 5 बजे से 9 बजे के बीच में कहीं कहीं कमियां पाई गई हैं, और हम इस पे काम कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है। वो जो आपने एक आर्टिकल बताया जिसमें एक वृद्ध महिला को वो लोग ठेले से ले जा रहे थे, हमने इसका संज्ञान लिया है। और कई कई जगहों पे क्या हुआ है कि हमें उस समय प्राप्त जानकारी नहीं मिली थी, एवं कई जगहों पे हमारी जो बड़ी बोट्स हैं, जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की बोट्स हैं, वो नहीं पहुंच पा रही थी। परंतु जहां जहां भी हमें ऐसा लगा कि जैसे आपने बताया कि कमियां थी, हम कोशिश करेंगे कि उसको और इम्प्रूव किया जाए। और फ्यूचर में इस तरह का कोई भी जो सुबह, अगर कोई रिलीफ सुबह चाहिए, एकदम रात में भी चाहिए, सुबह भी चाहिए, तो हम उसको जरूर देंगे। और बिकॉज मुझे जो लगता है, क्योंकि अगरतला में बारिश नहीं हो रही थी, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब जो प्रशासन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन थी, वो कहीं थोड़ा बहुत उसमें कमी आई थी, क्योंकि हमें लगा कि सब सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, तो ठीक है, चेंज होगी। कहीं कहीं पे तो दिन भर बारिश नहीं हुई, लेकिन रात में एकदम से उन जगहों पे पानी भर गया। तो कुछ हमारी जो आपका क्या कहते हैं, जो है कि हम उसको गैस कर पाए उस डैमेज को या उस व्यवस्था को, वो कहीं हमारे से थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई है, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। सर एक क्वेश्चन, आप बोले 2000 जा रहा है, तो जिस पहले सेंसस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जो बाहर में था, हेल्थ के समस्या के लिए बाहर था, उस रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया, तो फिर एफआईआर और सेंसस में कोई दिक्कत होगा क्या? देखिए, जो पहला प्रोसेस था सेंसस का, वो हाउस लिस्टिंग था। मतलब हाउस से रिलेटेड जो 32 या 33 पैरामीटर्स है, उन पे बात हुई थी। इसके दौरान अगर कोई हाउस मिसिंग है, वो नहीं होंगे या वो उस समय अवेलेबल नहीं होंगे, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। और जो इसका जो सेकंड फेज होगा, वो अब फरवरी में शुरू होगा, फरवरी 2027 में। तो इस दौरान अगर कोई मिस हो जाता है, जिनका हाउस लिस्टिंग नहीं है, हाउस के जो पैरामीटर्स हैं, तो उसको हम दोबारा इसमें एक प्रोविजन देंगे। और सेंसस का और एसआईआर का, दोनों का अलग इंपॉर्टेंस है। सेंसस एक स्टैटिस्टिकल डाटा लेता है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा पर्सनल नहीं होता, वो जनरल होता है, और उसका इंफॉर्मेशन लोग की डेवलपमेंट में यूज होता है। और एसआईआर का मेन पर्पस है आपकी एलिजिबिलिटी वोटर के लिए आइडेंटिफाई करना। और इसमें जो है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है, ये अलग चीज है। सेंसस क्या है? सेंसस ओवरऑल आपकी जो वो है उसको लेता है। और हमारे जो भी ट्रेन मैन पावर है, वो हमने अच्छे से ट्रेन किए हैं। इन दोनों में कोई भी क्लैश नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी अलग अलग है। सेंसस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। और जो एसआईआर का प्रोसेस है, वो सितंबर या अक्टूबर मिड में शुरू होगा, जो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और सेंसस का जो नेक्स्ट फेज होगा, वो फरवरी में शुरू होगा। तो इस दौरान हमें ये जो टाइम पीरियड है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे मैन पावर ट्रेंड है, हमें कोई इसमें समस्या नहीं होगी। ये पब्लिक आरोप लगा रहा है, जो अभी एसएस शुरू होगा, इससे पहले सेंसस किया था, तो सेंसस में जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उसके एसआईआर में नाम नहीं आएगा।
ऐसा बोल के कुछ ज्यादा में बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सेंसस का जो प्रोसेस है वो पूरे इंडिया में सेम शेड्यूल में हुआ है, ठीक है। और एसआईआर का प्रोसेस जो है ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्टेट्स में हुआ है। हमारे उसमें क्या हुआ है कि सेंसस के बाद एसआईआर हुआ है, लेकिन इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। सेंसस एक पूरा अलग प्रोसेस है, एसआईआर एक पूरा अलग प्रोसेस है, और दोनों में किसी में नाम आना किसी में नाम आना एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ना कोई डिलीशन में आएगा ना एडिशन में आएगा। सर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब क्या लिस्ट? जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 21 अक्टूबर 2026 में पब्लिश होगी। हाँ, और फाइनल फाइनल 23 दिसंबर, 2 महीने बाद। इस दौरान हियरिंग की जाएगी और ऑब्जेक्शन और करे जाएंगे। सर इस बारे में बाहर के क्वेश्चन था, क्योंकि डीएम सर भी है, आप भी है, डीएम सर भी है। कुछ ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पे ज्यादा आप लोग इंटेंसिव रिविजन जो है वो ज्यादा नजदीकी से करना चाहते हैं, या क्योंकि इम्प्लीकेशन तो हमेशा ही है इस एरिया में, क्या मतलब आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिकॉज बॉर्डर एरिया है और इलेक्टोरल रोल का सबसे पहला जो कंडीशन होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कई जगहों पे हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से कुछ लोग इलेक्टोरल रोल में उनका नाम शामिल हो गया हो। तो हमारी इस पे हमारा जो स्क्रूटनी है वो बराबर बनी हुई है। कुछ हाई रिस्क एरियाज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमारे पास डाटा है उसके एनालाइज करके, और हमारे जो AROs हैं और EROs हैं उन एरियाज पे उनकी नज़र बनी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और सभी स्टेक होल्डर्स की मदद से हम एक साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल बना पाएंगे। उन सेंसिटिव एरियाज पे हमारी खास नजर रहेगी। कौन से एरिया है? जैसे जो भी हमारे जो बॉर्डर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे मान लीजिए कि बरजला है, आपका कमला सागर है, और बमूटिया है, मोहनपुर है, तो या रामनगर है। तो ये जो भी बॉर्डर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इस पे हमारी ज्यादा नजर बनी रहेगी। कुछ पोलिंग स्टेशंस भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उस पे भी हम लोग ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे, डबल चेकिंग करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट और एक हेल्दी इलेक्टोरल रोल आपके लिए ले पाएंगे। वेस्ट बंगाल में देखा गया है कि हालांकि बंगाली होने की वजह से शादी के बाद टाइटल चेंज हो जाता है, ये इस मुद्दे को लेकर वेस्ट बंगाल में बहुत बवाल हुआ है, या त्रिपुरा में ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम क्या है? नहीं, देखिए, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्या वहाँ पे समस्या हुई थी, परंतु एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक डिफरेंट पृष्ठभूमि है। तो हम एक बार चेक करेंगे, अगर कोई समस्या आती है तो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सरनेम को लेकर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शादी के बाद व्यक्ति लोगों का सरनेम चेंज हो जाता है। इसको लेकर ही बहुत प्रॉब्लम हुआ था। करेक्शन नहीं, उसमें करेक्शन का प्रोविजन एक्चुअली हम तो लीनिएज देखेंगे कि क्या उनके पेरेंट्स 2004 से पहले उनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई इलेक्टोरल रोल में था कि नहीं था, और अकॉर्डिंगली अगर वो लीनिएज को प्रूव कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नाम के सेकंड जो नाम चेंज हो जाता, शादी के बाद जो नाम चेंज होता है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि क्या वो अपना लीनिएज इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि नहीं। मेन पर्पस ये है। तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि क्या वो अपना लीनिएज प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। लीनिएज देखिए, जैसे इलेक्टोरल रोल में नाम उसी का उठ सकता है जो भारत का नागरिक हो अथवा जो 18 साल से ऊपर है। ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने इस तरीके के सिटीजनशिप के लिए कुछ रूल्स निकाले हैं। उसमें जो लीनिएज है वो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आपके जो पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, वो भारत के नागरिक थे, और जो दूसरे हैं, माने कि दूसरे जो उनके स्पाउस हैं वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है और आप उनके बच्चे हैं।
ये एक लीनिएज है, माने कि ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो 2004 के बाद जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में आया है। इसको हम लोग लीनिएज या क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेनी बोलते हैं। तो आपके माता या पिता में से एक आदमी भारत का नागरिक होना चाहिए जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम 2004 से पहले होना चाहिए और जो 1987 से पहले बॉर्न होना चाहिए, और उनमें से जो दूसरे हैं वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आपको इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आ सकता है ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें एलिजिबल सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उनको वोटिंग का जो अधिकार है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे आने वाले 1.5 से 2 महीनों में। इसकी जो समय सीमा है वो ये है कि ये जो एक्सरसाइज है वो 5 सितंबर 2026 से शुरू होगा, और हाउस टू हाउस जो बीएलओ फॉर्म्स के साथ विजिट करेंगे वो 15 सितंबर से करेंगे, जो 1 महीने चलेगा 14 अक्टूबर तक। और पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन जो है, माने कि अगर कोई एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन जिनमें 1200 से ज्यादा वोटर्स हैं अथवा आम आदमी का सहूलियत है, उसकी वजह से अगर पोलिंग स्टेशन की रैशनलाइजेशन करना है तो वो 14 अक्टूबर तक हम कर सकते हैं। फिर जो ड्राफ्ट रोल होगा आफ्टर फॉर्म वेरिफिकेशन वो 21/10/2026 को करेगा, और 21/10/2026 से लेके और 20/11/2026 लगभग 1 महीने इस ड्राफ्ट रोल पे कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन आता है तो इसकी हियरिंग ईआरओ अथवा एईआरओ के माध्यम से की जाएगी। और 21 से लेके 19 मतलब 2 महीने